तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग दो फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज योर पूनावाला फिनकॉर्प, सेकंड इज योर फेडबैक फाइनेंशियल्स। अब इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, दोनों के थोड़े से बिजनेस मॉडल को समझेंगे, दोनों के पास्ट में क्या इश्यूज रहे थे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दोनों के बिजनेस में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, कैसे वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो पहले अनसिक्योर्ड बुक था उससे बढ़ा के अब कैसे सिक्योर्ड पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोनों की जो बिजनेस है आप देखेंगे 2026 जो रहा है फॉर बोथ पूनावाला एज वेल एज फेड बैंक, तो आप देखेंगे एक तरह से ये जो दोनों बिजनेस है एक तरह से बिल्डिंग फेज रहा है। और जो FY27 है वो आपका एक तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज वाला फेज दिख रहा है। तो जितने भी बिजनेस हम लोग इस क्वार्टर में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे कंपनीज में अक्रॉस द पूरे सेक्टर, आपकी बैंकिंग हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, एनबीएफसी को आप देखिए, तो वहां पे आपको सब में दिखेगा कि एक तरह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का डिक्लाइन मिल रहा है, फिर आपकी क्रेडिट कॉस्ट है वो कम हो रही है, रेपो रेट्स वगैरह कम हुए हैं, यील्ड में इंप्रूवमेंट है। तो उसका रिजल्ट जो है ना आपको पूरा एक तरह साइकिल की रिवर्सल दिख रही है। तो उसी में हम लोग देखेंगे कैसे एक तो सिक्योर्ड वाले जो बिजनेस है जैसे हम लोग एनबीएफसी को डिस्कस कर रहे हैं, फिर अनसिक्योर्ड वाले भी डिस्कस करेंगे। तो उसी में हम लोग ये पूनावाला और फेडरल फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूनावाला फिनकॉर्प। अब देखिए, पूनावाला फिनकॉर्प जो है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स एनबीएफसी है इन इंडिया एज ऑफ नाउ। अब ये बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है, अभी आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स पहले, तो ये जो बिजनेस था आप देखते हैं अभी जैसे कितना टेक वगैरह का यूसेस हो गया है, आपके फोन्स, आपके ग्रो ऐप वगैरह वहीं से भी आपको इंस्टेंट लोन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जितनी भी ये बिजनेसेस थी खास करके पूनावाला फिनकॉर्प, ये सभी आपके शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स पे काफी फोकस करते थे। अब क्या होता है वहां पे आपकी अगर आपकी जो जैसे हम लोग अनसिक्योर्ड बिजनेस में डिस्कस करते हैं आपके माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस में, तो वहां पे आप देखते हैं कि अगर आपकी कलेक्शन इंफ्रा सही नहीं है, तो वहां पे आपके जो एसेट्स है, मतलब जो भी आपका लोन बुक में एयूएम है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आप कन्वर्ट हो जाए एनपीएस में वो बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वही क्या हुआ, इनके शॉर्ट टर्म पर्सनल बुक में एक लार्ज चंक ऑफ एनपीएस आ गए थे, तो वहां से इनका जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी था वो काफी मतलब बेसिकली सप्रेस हो गया। तो उसके बाद से इनके नई मैनेजमेंट आई, उसको अपने बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, और तब से आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ऑल्दो एयूएम तो इनका पहले से भी ग्रो कर रहा था, बट अब ग्रोथ के साथ साथ इन्होंने जो पूरे अपने बुक है उसको कैसे इंप्रूव कर लिया है। तो अगर आप इनका बिजनेस देखोगे ना, अगर हम इनका बिजनेस देखें तो जो इनका पूरा जिस जिस सेक्टर में ये लोग लोन बुक अपने को डिस्पर्स करते हैं, तो उसको उस पर आने से पहले आप देखेंगे इनका अगर आप एयूएम देखोगे ना तो कंसिस्टेंटली आप पिछले कई सारे क्वार्टर्स देखिए तो 50% 60% वहां पे एयूएम बढ़ता ही बढ़ता है। अब वैसे ही आपको बट जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है सिंस आपके एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं, तो उस पर आपको फ्लक्चुएशन दिखती रहती है। और वैसे ही आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो तो डिपेंड करेगा आपके कितने आपके क्रेडिट कॉस्ट वगैरह उस चीजों पर डिपेंड करता है। बट इस क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये सारी चीजों में भी रिकवरी दिख रही है, बहुत आपको ईयर ऑन ईयर एज वेल एज और आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट वही जो पैट आप देखते हो ना, पैट में आपको सिग्निफिकेंट जब दिखता है, पैट पे सिग्निफिकेंट जंप क्यों दिखता है, इसके कारण को हम लोग और आएंगे। साथ ही साथ आप अगर एनबीएफसी को देख रहे हो तो आपको उसका आरओई प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही बेसिकली जो आपके रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब कितना आपने लोन्स दिया है उसके ऊपर आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसका इंडिकेशन होता है। तो बेसिकली अगर आरओए बढ़ेगा आपका तो उससे आपकी आरओई प्रोफाइल बढ़ती है, आरओई प्रोफाइल बढ़ती है तो जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है वो इंप्रूव होता है। तो वही चीज है, और बाकी जीएनएस वगैरह जीएनपीएस वगैरह होते हैं उस पर कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वो सारे ट्रेंड्स को देखेंगे। तो अब अगर हम लोग इनका देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हो इस बिजनेस को, तो जितने भी फाइनेंशियल्स होते हैं आप देखते हैं वहां पे जो लेवरेज होता है, बेसिकली कितना रुपए आप बेसिकली कितने डेप्ट को लेके कितने आप दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, उसको लेवरेज कह देते हैं। तो अभी अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना तो लेवरेज जो इस कंपनी का है कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो लास्ट 2 या 3 साल से बढ़ रहा है। तो अभी आप देखेंगे जैसे बजाज फाइनेंस था तो वहां पे भी आप देखते हो पहले जब बिजनेस चलते थे तो उनका भी 6x 7x इस तरह के लेवरेज रहते थे। तो अभी जो पूनावाला फिनकॉर्प का टारगेट है यहाँ से आप देखेंगे लगभग 4.25x पे इनका लेवरेज हो गया है। अब लेवरेज किसी कंपनी का बढ़ता कब है, आप एक बिजनेस को देखते हो ना, खास करके एनबीएफसी को, तो वहां पे लेवरेज का बढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लेवरेज बढ़ाना होता है बट एट द सेम टाइम कीपिंग योर एसेट क्वालिटी इन चेक। तो अभी जो आपका पूनावाला फिनकॉर्प है यहाँ से अपने लेवरेज को बढ़ाने की बात करता है, जैसे 4.25 है तो यहाँ से बढ़ा के 4.75x 4.5x करने की बात करता है। अब जब आपको लेवरेज बढ़ाना है तो लेवरेज कैसे बढ़ेगा, आपके बुक्स पे आपकी एक तो बेसिकली बोर्डिंग सबको लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप पूनावाला फिनकॉर्प को देखते हो ना, तो इन्होंने जो अपनी पूरी बोर्डिंग मिक्स है उसको भी काफी डाइवर्सिफाई किया है, काफी चेंज किया है, उस पर भी हम लोग आते हैं। तो अभी देखेंगे तो आई थिंक इस कंपनी ने कुछ अपने प्रोमोटर्स ने भी कुछ इक्विटी इन्फ्यूज किया था, और अभी कुछ और पैसा ये लोग आने वाले 1 ईयर में डिपेंडिंग अपॉन की लेवरेज क्या रहता है उसके बेस पे और ये लोग अपने बोर्डिंग्स को बढ़ाएंगे। अब वो बोर्डिंग्स को बढ़ाएंगे और वो डिप्लॉय होगा आपके ईयूएम की तरफ से, जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पे हम लोग अभी आते हैं। सो इस तरह से बेसिकली पूनावाला फिनकॉर्प काम करने की कोशिश कर रहा है। अब तो इसी में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लगभग 5,000 का 500 करोड़ का लगभग और जो पैसा ये लोग मार्केट से रेस करने की बात कर रहे हैं, एंड दैट मनी विल बी यूज्ड टू डिप्लॉय।
तो इस तरह से बेसिकली कंपनी की आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। अब इसका जो रिजल्ट आपको दिखता है इसके इनके एयूएम ग्रोथ पे दिखता है। तो इसी कारण ये जो कंपनी है आपकी पूनावाला फिनकॉर्प, वो पूरा टारगेट करता है कि आने वाले अपकमिंग कुछ 3 to 4 इयर्स में लगभग 35 से 40% सीएजीआर पे ग्रो करने की बात करते हैं अपने एयूएम को। बट अभी कितने पे ग्रो कर रहे हैं, सिंस अभी इनका बेस छोटा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग, तो लगभग अभी जैसे देखेंगे बजाज फाइनेंस से हम लोग इसको कंपेयर करें तो वो सब तो बाकी 1 लाख 2 लाख उस तरह के लोन बुक पे रहते हैं। तो जैसे अभी इंडिया सेंटर वगैरह देखोगे तो उनसे तो इनका बेस छोटा है, उनसे तो इनका बेस बड़ा है, बट एट द सेम टाइम तो बाकी बैंकों से बेस कम बहुत कम है, तो वहां पे ये लोग अपने एयूएम को काफी तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट आपको दिखता है कि इनका जो एयूएम है वो बेसिकली 77% पे ग्रो कर रहा है। बट एक जो लॉन्ग टर्म इनका टारगेट है, मतलब मिड टर्म में आप मान लीजिए 3-4 साल के लिए, तो वहां पे लगभग 35% से 40% सीएजीआर पे ग्रो करने की बात करते हैं। सो ये तो बेसिकली इनके एयूएम के बारे में हो गया। अब हम लोग अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो देखिए आते हैं स्लाइड पे, बट उससे पहले देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि पूनावाला फिनकॉर्प जो है तो अपने बिजनेस को ट्रांजिशन किया है शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन से कैसे पूरा डाइवर्सिफाई मिक्स कर लिया है। तो अगर अभी आप आज के डेट में देखोगे ना, तो इनका जो पूरा एयूएम है इसमें बहुत सारे बिजनेस आते हैं। फर्स्ट गोल्ड लोन की बात करते हैं। गोल्ड लोन आप देखेंगे तो गोल्ड लोन क्या होता है, एक तरह से आपको क्रॉस सेलिंग करने की क्रॉस सेल करना प्रोवाइड करता है। तो इनका जो टारगेट है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग आई थिंक 400 ब्रांचेस खोलने की बात करते हैं ये लोग, और वहां पे काफी अच्छा अभी आई थिंक 300 प्लस ब्रांचेस ऑलरेडी खोल चुके हैं। अब जब आप एक गोल्ड लोन ब्रांच खोलते हो ना, तो उसको आप लेवरेज करते हो बाई क्रॉस सेलिंग और अदर प्रोडक्ट्स। अब क्रॉस सेलिंग में क्या हो सकता है, आपका बिजनेस लोन दे सकते हो, आप कंज्यूमर लोन तो नहीं दे सकते, फिर आप उसमें आप शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन दे सकते हो, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो इस तरह के आप अलग लोन्स वगैरह भी देने की बात करते हो। तो ये इनका गोल्ड लोन की स्ट्रेटेजी है। फिर इसके अलावा इन्होंने भी स्टार्ट किया एजुकेशन लोन से स्टार्ट किया। अब एजुकेशन लोन ये लोग किन कस्टमर्स को देते हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे तो एजुकेशन लोन्स बेसिकली ये लोग वैसे कस्टमर्स को दे रहे हैं जो बेसिकली कस्टमर आपका ये समझ लीजिए कि इंडिया से बाहर जाके कुछ जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हैं, टीयर 1 कॉलेज वगैरह से रहते हैं, तो उन सभी को बेसिकली एजुकेशन लोन देने की बात करते हैं। फिर जब आप कंज्यूमर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल देखते हो और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स देखते हो, तो ये दोनों जो लोन्स है ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना अच्छा है आपका। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कितने टच पॉइंट्स है, आप जाके मान लीजिए कितने डीलर्स जो आपके कमर्शियल व्हीकल लोन्स होता है, कितने आप शोरूम्स वगैरह में आपके एजेंट्स वगैरह हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हो गया, थर्ड पार्टी एजेंट्स हो गया, वो लोग रहते हैं, तो उससे बेसिकली वो चीज बढ़ता है। तो ये है, अब देखेंगे ना जैसे इनका जो पूरा ओवरऑल जो न्यू डिसबर्समेंट है, मतलब जो न्यू फ्रेश बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, वहां से आप देखेंगे जो फ्रेश डिसबर्समेंट इनका हो रहा है वो लगभग 20% जो डिसबर्समेंट है वो इनके न्यू प्रोडक्ट्स से आ रहा है। अब न्यू प्रोडक्ट्स क्या है जो हमने अभी नाम लिया। अब अगर कुछ और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग देखें, सो यहीं पे मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये इनके कुछ पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में था, मतलब जो इनके बेसिकली हमने डिस्कस किया अभी। इसके अलावा कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके बेसिकली आप बिजनेस लोन्स होते हैं। बिजनेस लोन्स में क्या देते हैं, आपके लोन्स अगेन बिजनेस लोन्स में आपको चाहिए कुछ प्रॉपर्टी लोन्स हो गया, कुछ इक्विपमेंट आपको खरीदना है, फिर आपके मेडिकल इक्विपमेंट वाले लोन्स हो जाते हैं, उन सभी चीजों को भी देते हैं ये लोग। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये लोग अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं देते हैं, यहाँ पे भी ये लोग आपके अनसिक्योर्ड और एज वेल एज सिक्योर्ड लोन्स भी देते हैं। बट अगेन जो पहले इनका जो प्रोफाइल था ना शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स वाला, उससे ये कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे इनका जो फोकस रहता है बेसिकली प्राइम लोन्स की तरफ ज्यादा ज्यादा फोकस रहता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कस्टमर्स को लोन्स देना जिनका क्रेडिट मतलब जो सिबिल स्कोर है वो लगभग 750 प्लस के ऊपर रहता है। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। सो ये तो इनके पूरे लोन बुक के प्रोफाइल के बारे में हो गया। अब अगर हम लोग यहीं पे कुछ और पॉइंट्स देखें, यहीं पे अगर आप पूनावाला फिनकॉर्प को देखते हो ना, तो इनका जो बेसिकली जो ट्रांजिशन है इनका बिजनेस आप देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभी ये लोग लगभग 77% अपने लोन बुक को ग्रो किए हैं। तो ऐसा ये लोग क्यों कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग बाकी एनबीएफसी को भी देखते हैं, तो बट उनका जो लोन बुक ग्रोथ होता है इतना ज्यादा नहीं होता है। इसके देखिए 2-3 कारण है। एक तो आप देखिए इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट को देते हैं ये लोग, ये इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। आप देखिए सिक्योर्ड से लेके अनसिक्योर्ड से लेके व्हीकल फाइनेंस से लेके आपके बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, हर तरह के बिजनेस सेगमेंट में है। तो बेसिकली वो आपको ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हर सेक्टर में आपको आप बेसिकली ग्रो कर सकते हो। अब इसका ही जो रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखता है इनकी एआई स्ट्रेटेजी पे। हम अगर आपको देखना है कि कैसे, जैसे अभी मिस्टर अश्विनी वैष्णव जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए हैं, तो वहां पे जो 4 लेयर ऑफ डिजिटल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो एआई आर्किटेक्चर है, उसका रिफ्लेक्शन आपको पूनावाला फिनकॉर्प में दिखता है। तो अगर आप देखेंगे ना इनका जो बिजनेस है, तो बेसिकली एक एआई का जो यूसेज है किसी बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, जब बेसिकली आरओआई, बेसिकली मैं जब अपने बिजनेस है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने मैं अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जैसे कि हमने और भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आप एआई यूसेज देखोगे ना पूनावाला फिनकॉर्प में, तो आपको वहां पे काफी सिग्निफिकेंट दिखेगा। तो आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे देखिए अभी कस्टमर का केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने भी कुछ दिनों पहले केवाईसी रजिस्ट्रेशन किया। अब ये इंस्टेंट आपके 2 मिनट में हो जाते हैं आपके मोबाइल फोन से। और कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे आपने आई थिंक एंजल वन में डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो बिजनेस है वहाँ पे जो कोडिंग वगैरह करनी है, तो जैसे आप लोग भी यूज करते होंगे, तो एक लार्ज चंक ऑफ जो ऑटोमेशन है वो आप इनके एआई मतलब बेसिकली एआई से यूज करते हो। फिर आपकी जो कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग होती है उसमें आप चाहते हो। फिर
आप सपोज कीजिए जैसे आप मान लीजिए इनका कंज्यूमर लोन्स है, या फिर आप किसी व्हीकल फिनांस के लिए गए आप किसी शोरूम पे, तो वहां पे व्हेन दैट एजेंट विल लुक एट योर प्रोफाइल, तो वहां से उसको आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में मालूम चल जाता है, तो वहां से कैसे यूज करना है, तो उस तरह से होता है। फिर इसके अलावा कंपटीशन जैसे मार्केट एनालिटिक्स है, आप देखिए अगर आपने थॉमस स्कॉट वाली वीडियो को देखा है तो आपको वहां से मालूम चलेगा कैसे उनका जो मॉडल्स है जो अपनी पूरे कैटलॉग के लिए यूज करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने पूरे, अगर पूरे मार्केट सेगमेंट में देखना है कौन कौन से बिजनेस के सेक्टर में किस तरह के रिस्क आ रहे हैं, उन सभी चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके अलावा मार्केटिंग वगैरह में एआई का यूज करते हैं। सो बेसिकली ये सारे जो मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ इन सभी से इनका जो बिजनेस का जो ओपेक्स होता है वो घटता है, और उसका जो आपको रिजल्ट दिखता है और आपकी जो बेसिकली क्रेडिट क्वालिटी भी है उसको भी आप इंप्रूव करने में हेल्प करते हो, और इन सभी चीजों का रिफ्लेक्शन होता है, इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। और जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो अब आप इसको वी टू डिटेल से कनेक्ट कीजिए। कहने का मतलब क्या है, जब मेरे मेरे पुराने स्टोर्स अच्छे से काम करेंगे तभी मैं नया स्टोर खोल पाऊंगा। इन द सेम मैनर जब मेरा पुराना एयूएम जो बुक है वो अगर अच्छे से रह रहा है, उसमें एसेट क्वालिटी सही है, तब तो मैं नया लोन्स दूंगा ना। तो ये बेसिकली जो एआई के यूसेज है इनका एक तरह से, इसी को फिर देखिए आप इसको और भी जोड़ सकते हो। जैसे हमने आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में बात किया था फिजिकल मॉडल, आई थिंक हमने एंजल वन में भी बात किया था। तो आपका फिजिकल मॉडल भी होता है और आपका डिजिटल मॉडल भी होता है, आपके ब्रांचेस होते हैं, आपके ब्रांचेस में एट द सेम टाइम आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हो, तो उससे ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपकी जो ओपेक्स होगा वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली ये इनका पूरा मॉडल है कैसे ये लोग एआई वगैरह को अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हम इस बारे में भी और भी आएंगे। सो हम लोग कंटिन्यू करें अगर, सो ये जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा था उसी का यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, तो ये आप इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब हम लोग बात करते हैं जो हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजों में बात कर ली है। अब देखिए आप इनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो और ओपेक्स रेशियो को देखिए, तो कॉस्ट टू इनकम आपको देखिए, कॉस्ट टू इनकम और ओपेक्स रेशियो में अंतर क्या होता है। कॉस्ट टू इनकम जो होता है बेसिकली आपका, और जो आपका ओपेक्स है, ओपेक्स क्या रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली आप नए नए ब्रांचेस खोलोगे तो आपको वहां पे जाके एम्प्लॉइज वगैरह को हायर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको कॉस्ट लगते हैं, तो वो आपके हो गया बेसिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब वहीं पे जो कॉस्ट टू इनकम है, यही वर्ड से क्लियर है, आपको जो इनकम होता है ये बेसिकली इनकम का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम आती है उसके रिस्पेक्ट में आप कितना कॉस्ट लेते हो उसको कॉस्ट टू इनकम से दिखा देते हो। और जो ओपेक्स होता है वो जनरली जो पैरामीटर है वो आपके एयूएम पे दिखाता है, तो इसलिए जो आप देखोगे ना ओपेक्स टू एयूएम रहता है और कॉस्ट टू इनकम रहता है, तो ये जो दोनों पैरामीटर है जब ये घटेंगे आपके, तो इससे आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा कि भाई जो बिजनेस है उसमें जो कॉस्ट है उस पर कंट्रोल मिल रहा है। और जब आपको कंट्रोल मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका बेसिकली उससे आपको क्या मालूम चल रहा है कि जो आपने ब्रांचेस खोली है, जो आपके कस्टमर्स हैं, एयूएम पर एम्प्लॉय मान लीजिए या फिर एयूएम पर ब्रांच जो है, ये दोनों चीज जो है वो इंप्रूव हो रहा है। हम फेडबैक फाइनेंशियल के केस में इसको और भी डिस्कस करेंगे, तो आपको वहां से मालूम चल रहा है कि इनका जो ओपेक्स टू एयूएम है वो दोनों FY26 के अंदर वो एलिवेटेड में दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि ये दोनों जो बिजनेस है आपके ओपेक्स मतलब जो FY26 जो पूरा पीरियड गया है यहाँ पे आपको बिल्डिंग फेज में है, तो जब आप बिल्डिंग फेज में होगे तो वहां पे आपके कॉस्ट ज्यादा रहेंगे। और अभी जैसे इस क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, आप देखोगे यहाँ पे कि इनका जो पैट ग्रो किया है वो आई थिंक 200-300% ग्रो किया है। एक तो वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट में आपका कंट्रोल आया है, हम उस पर आते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके ओपेक्स है वहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। तो कहने का मतलब व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि इस बिजनेस में इनका जो बिल्डिंग फेज है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है और अब यहाँ से ये लोग ऑपरेटिंग लेवरेज की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो यही जो आप देखेंगे पूनावाला फिनकॉर्प या फिर फेडबैक फाइनेंशियल्स है, वो दोनों यही बात करते हैं कि जो अपकमिंग ईयर होगा वो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज वाला ईयर होगा। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऑपरेटिंग लेवरेज वाली चीज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल्स, दिस इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस टू कंपनीज। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, सीएसबी बैंक को देख सकते हो आप, बहुत सारे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए, तो आपको उन सभी जगहों में ये सारी चीजें दिखेंगी। सो ये आपको इस तरह से दिखना है। सो अगर हम लोग कंटिन्यू करें, अब देखिए क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है आपके जितना भी आपको अगर प्रोविजन करना पड़ता है, तो अगर आपकी बुक अच्छी होगी तो आपको कम प्रोविजन करना पड़ेगा। अब कम प्रोविजन करना पड़ेगा तो आपके क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे, क्रेडिट कॉस्ट कम होगा तो मतलब क्या है, आपकी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर जो पैट में रिफ्लेक्स मतलब फ्लो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। उसी का रिफ्लेक्शन आपको इनके फाइनेंशियल नंबर पे दिखेगा, वो हम देखते हैं अभी आगे। तो दिस इज अबाउट देयर एसेट क्वालिटी। अब एसेट क्वालिटी पे अगर आप देखेंगे ना, तो इनके अगर आप जीएनपीए नंबर्स को देखोगे तो जीएनपीए नंबर्स अभी आपको थोड़े से फ्लक्चुएटिंग होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जो इनका पुराना शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन बुक है तो वहां पे आप देखेंगे ना कि जो 1+DPD है, मतलब जो फ्रेश स्लिपेजेस है जिसको ये लोग स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के नाम से दिखाते हैं, वहां पे आपको कंट्रोल दिखेगा। बट सिंस जो पुराने बुक खराब हो चुका है, जो हमने माइक्रो फाइनेंस के वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो वहां से कुछ स्लिपेजेस हो सकते हैं। तो अगर आपको बिजनेस को देखना है कि कैसे वो आगे की ओर इंप्रूव हो रहा है, तो आपको जीएनपीए नंबर तो देखना ही है। एट द सेम टाइम आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 इनके जो एसेट्स हैं वो आपको देखना है। तो इस तरह से आपको एक बेटर इनके एसेट क्वालिटी के बारे में आपको आइडिया लगेगा। सो ये हो गया इनके बारे में। अब जो आरओई के बारे में बात करते हैं हम लोग, आरओई के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया। अब जो ये बिजनेस है
जो इनके बेसिकली कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने अपने बुक के ऊपर, तो वो आप देखेंगे इस क्वार्टर में ये बढ़ के लगभग 1.2% पे हो गया है। अब आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग इसको आरओई बढ़ाने की बात करते हैं। जब आपका आरओई बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो जो शेयर होल्डर है उसका इक्विटी का पूरा रिटर्न्स बढ़ेगा, तो आरओई प्रोफाइल बढ़ेगी। तो इस तरह से बिजनेस जो है पूरा पॉजिटिव एक डायरेक्शन में आगे आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखता है आपको। अब यहाँ पे मैं कुछ बोरोइंग्स के बारे में बात करता हूँ। तो जब आप इनके बोरोइंग्स को देखोगे ना, तो देखिए अभी आपने ये देखा कि हमारे पूरे कंट्री में रेपो की साइकिल वो हो रही है, बेसिकली रेट रिडक्शन हो रहा है। अब जब रेट रिडक्शन होता है तो वो जो जब एमसीएलआर जो रेट होते हैं वो आपके धीरे धीरे इकोनॉमी में फ्लो करते हैं और उसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम होती है। उसके अलावा ये जो बिजनेस है आपका पूनावाला फिनकॉर्प, नॉट जस्ट पूनावाला, एनी अदर बिजनेस ऑल्सो, तो इन्होंने क्या किया है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म के लोन से लेते हो आप। जब आप लॉन्ग टर्म में लोन लेते हो तो आपको जो रेट होता है वो कम मिलता है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में डिक्लाइन होता हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो एनसीडीज है वो अगर आप पिछला कुछ क्वार्टर देखोगे ना तो लगभग आई थिंक 10% के आसपास था, वहां से बढ़ के अभी उन्होंने लगभग 35% कर दिया है। और जिनका गाइडेंस भी है कि जो हम लोग की बेसिकली मतलब बोरोइंग मिक्स होगी वो लगभग 30-35% आपकी एनसीडीज पे रहेगी। तो उसका रिफ्लेक्शन आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कितनी शार्प आपको डिक्लाइन दिखा है। तो अब एक तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होता है और जो फ्रेश बोरिंग है, मतलब जो अभी जो इस क्वार्टर में ये लोग बोरिंग्स लेंगे वो भी कम रेट में लेंगे, तो उसका जो इसको इसके उसके कारण क्या होता है, जो अपकमिंग क्वार्टर्स होंगे वहां पे आपकी जो रेट ऑफ बोरिंग्स है वो आपको और कम होती हुई दिखेगी। जब आपकी रेट ऑफ बोरिंग्स कम होंगे तो आपकी यील्ड और स्प्रेड जो है उसमें इंप्रूवमेंट दिख सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उस चीज को कस्टमर को पास ऑन नहीं करते हो। तो वो तो आपके बिजनेस में जो तक कॉम्पिटिशन होगा मार्केट में उस पर डिपेंड करेगा। सो ये बेसिकली है। अब ये तो ठीक है, इसके अलावा हम लोग हाँ, तो ये जो मैं आपको बता रहा था बेसिकली ओपेक्स टू एवरेज एयूएम वाला चीज, वो नंबर आपका डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। व्हाई? अगेन बिकॉज द ब्रांचेस आर मैच्योरिंग, और उसके अगेन आपको नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कॉस्ट टू इनकम सिंस वो पीक किया था क्वार्टर 2 में। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है ये लोग कहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब बाय द क्वार्टर 4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों चीजें स्टेबलाइज होने की तरफ से दिखती है इनको। सो ये चीज है। अब यहीं पे आप देखिए, अगर आप आपको बिजनेस को देखना है तो यू विल फाइंड कि स्टेज 1 जो इनका नंबर है आप कंसिस्टेंटली देख सकते हो कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका वो इंप्रूव होता आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्टेज 1 के जो कस्टमर्स होंगे लगभग 97.4 जो है वो सही टाइम पे पैसा दे रहे हैं अपने। तो इसका मतलब क्या है कि अपकमिंग क्वार्टर में आपको ये दिखता है कि अगर हम इस नंबर्स को देखें अभी के लिए, तो आपको ये मालूम चलेगा कि अपकमिंग क्वार्टर्स में अब इनके एनपीएस नहीं बढ़ेंगे। एनपीएस नहीं बढ़ेंगे तो प्रोविजनिंग कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको प्रेजेंट क्वार्टर 3 के एंड में ट्रेंड दिख रहा है वहां से हमें ये दिख रहा है कि अपकमिंग क्वार्टर्स में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी, प्रोवाइडेड कि ये लोग अपने एयूएम और डिसबर्समेंट को ग्रो करते रहे। तो वो चीज है। अब अगर यहाँ पे कुछ एसेट क्वालिटी में आपको डिटोरिएशन दिखता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको अपकमिंग क्वार्टर्स में दिखेगा। तो इस तरह से आपको देखना है। तो फाइनली अगर हम इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देखोगे ना आप, तो देखिए आपको ये दिखेगा कि टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है क्वार्टर 3 जो क्वार्टर 2 कंपेयर करेंगे, और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर कीजिए, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जब एट द सेम टाइम जब आप क्रेडिट कॉस्ट को देखोगे ना, आपने ये देखा कि जो टॉप लाइन है बेसिकली जो आपके इंटरेस्ट से इनकम हो रहा है वो सारी चीज आपको बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन जो क्रेडिट कॉस्ट है वो आपको ऑलमोस्ट स्टेबल दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नए क्वार्टर्स है वहां पे आपको नई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी है, तो उसके कारण आपकी क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल आ गया है। तो उसी के कारण जो आपको इनका प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है, तो अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो उसी के कारण आपकी जो प्रॉफिट है लगभग 19 करोड़ से लगभग 150 करोड़ बढ़ गई है। तो यही चीज है। अब जैसे अगर आप आने वाला क्वार्टर भी देखोगे ना तो वहां पे भी आपको ये ट्रेंड होता हुआ दिखेगा, प्रोवाइडेड कि इनकी नए कुछ कॉस्ट वगैरह में कंट्रोल रहे, कुछ नए स्लिपेजेस वगैरह नहीं हुई। तो ये सारी चीज है। तो ये बेसिकली बिजनेस के बारे में हो गया। तो हम लोग कुछ और पॉइंट, तो हमने इस बिजनेस के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली है। तो जैसे मैं अगर आपको बता रहा था आरओए प्रोफाइल के बारे में, तो आरओए इनका भी लगभग 1.2% पे हो गया है। तो बिजनेस जो है आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में बाय द एंड ऑफ FY28 अपने आरओए प्रोफाइल को लगभग 3 से 3.5x करने की बात करता है। तो आपको दिख रहा है कि इनका जो आरओए है वही लगभग 3x पे ग्रो करने की बात करते हैं। इसका ही सेम चीज है, आप देखेंगे इनके जो एयूएम है वो भी लगभग आपके 4 से 5x करने की बात करते हैं, जो कि 35 से 40% सीएजीआर पे आता है। तो आपका एयूएम बढ़ेगा, आरओई की जो प्रोफाइल है वो उसको 3x करने की बात करते हैं। जब ये दोनों चीज इंप्रूव हो जाएंगी और आपके क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल रहेगा, मतलब आपकी जो प्रोविजनिंग है वो कम होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल जो बिजनेस है प्रोवाइडेड कि अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रख सके और अपने एसेट क्वालिटी को अच्छा रख सके, उससे आपको दिखेगा कि ये जो बिजनेस है सिंस अभी बहुत एक हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है एनबीएफसी है। तो आपको इनकी जो आरओई ट्राजेक्टरी है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और जब आरओई बढ़ती है तो ओवरऑल बिजनेस जो है वो काफी अच्छे से ग्रो करता है। अब इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का जैसे मैंने बात किया कि ये लोग कहते हैं आई थिंक 2.4 के आसपास इनका क्रेडिट कॉस्ट है। अब फ्यूचर में इसकी ट्राजेक्टरी क्या है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इनका जो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड बुक का जो मिक्स की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में आई थिंक 56% जो है इनका सिक्योर्ड बुक है और लगभग 44% आपके अनसिक्योर्ड बुक है। अब ये जो इनकी ट्राजेक्टरी है लगभग कहते हैं जो इनके आपने देखा कि नए जो इमर्जिंग बिजनेस होते हैं जैसे एजुकेशन लोन्स हो गया, गोल्ड लोन्स हो गए, सिक्योर्ड लोन्स है वो लगभग 60% करने की बात करते हैं।
आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आने वाले कुछ सालों में, और जो अनसिक्योर्ड है लगभग 40% पे रहेगा। और जब आप इनके क्रेडिट कॉस्ट को देखते हो ना, तो ये ब्लेंडेड आपको देखना है, बेसिकली वेटेड एवरेज देखना है कि लगभग 10 से 12 जो इनके प्रोडक्ट्स हो गए, एजुकेशन लोन से लेके आपके बिजनेस लोन से लेके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का वेटेड एवरेज आएगा। तो उससे क्या होगी, मान लीजिए कल को किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको स्ट्रेस दिखता है, तो आप क्विकली उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो बाकी सेगमेंट में। अब देखिए, जब आप पूनावाला फिनकॉर्प को देखते हो तो आप इसका देखते हो कि इनको प्राइस बाय बुक इतना हाई क्यों मिलता है। 2-3 कारण है। आप देखिए, एक जो बिजनेस है आपके हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, करेक्ट, जैसे कि बजाज फाइनेंस ग्रो कर रहा था तो उस टाइम पे उसको भी लगभग 4 से 5 का प्राइस बुक मिलता था। दूसरा, आप देखिए ये जो बिजनेस है यहाँ पे जो बेसिकली प्रेडिक्टेबिलिटी है, जैसे जैसे लोग अपने आरओई को इंप्रूव करेंगे तो उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी वो ज्यादा है। अभी ज्यादा क्यों है, आप इसको हम लोग कंपेयर करते चलिए, आपको इंडिया सेल्टर या होम फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, तो आपने उस बिजनेस में देखा कि वो जो दोनों बिजनेस थे या फिर और भी एप्टास वगैरह पिछले बहुत सारे क्वार्टर से काफी अच्छा काम कर रहे थे। तो जैसे आपने देखा कि माइक्रो फाइनेंस साइकिल में इश्यूज आए, तो वो पर्कुलेट करके आपके कुछ सिक्योर्ड बिजनेस की तरफ चला। फीडबैक फाइनेंसिस में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो पर्कुलेशन जो आपको दिखा उसके कारण उनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरेशन आया, तो वहां पे आपने देखा कि बिजनेस अफेक्ट हो गया। अब वही जब आप पूनावाला फिनकॉर्प को देखते हो ना, तो यहाँ से इनकी जो बुक है काफी डाइवर्सिफाइड है, तो यहाँ पे वो जो केस है वो आपको होता हुआ कम दिखता है। तो इसी के कारण जो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इनको जो एसेट क्वालिटी है और जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है वो स्टेबल रहने की प्रोबेबिलिटी मच हाइयर है। और जब आपकी एसेट क्वालिटी में कंट्रोल होगा तो वहां पे आप अपने आरओए को मतलब लेवरेज जो कर पाओगे वो और ज्यादा कर पाओगे। तो कहने का मतलब है इसीलिए जो बिजनेस है अपने एयूएम को और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ये जो कारण है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी अ बिजनेस कि भाई कैसे वो अपने लॉन्ग टर्म जो बिजनेस को ग्रो करना है उसको कैसे मीट कर पाता है। तो जब आप जैसे आप देखिए, हम लोग अगर माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को देखते हो, क्रेडिट एक्सेस को देखिए, आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखिए, तो ये सब बिजनेस जो है बेसिकली साइकिल से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको प्राइस बाय बुक मिलेगा वो आपको लेसर मिलेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद एनबीएफसी लाइक पूनावाला फिनकॉर्प और बजाज फाइनेंस। तो आपको ऐसे देखना है कि कहाँ पे जो प्रोडक्ट बेसिकली आपकी जो वैल्यूएशन होती है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है कितने लॉन्ग टर्म में आप अपने ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हो। तो आपको इस तरह से देखना है। और हमने आरओए प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया। अब अगर ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बात करें, तो इनका देखिए क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल है, फ्रेश डिस्बर्समेंट हो रहा है, अपने गोल्ड और ब्रांचेस पे फोकस कर रहे हैं, है ना, और जो इनके ब्रांचेस है वो भी मैच्योर हो रहे हैं। तो और एआई का जो यूसेज है, ये 4 या 5 चीज जो है इन सभी से इनका इस क्वार्टर में आपने देखा कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छे से इंप्रूव हुई है। तो इस तरह से आपको पूरे बिजनेस को देखना है इनको। सो अगर हम लोग कुछ और बातें करें तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स। सो ये है। और एक और चीज है, अभी देखिए कई सारे जो इनके आप देखते हो ना बिजनेसेस, जैसे हमने आई थिंक आनंद राठी वगैरह में भी बात किया था, तो कई सारे जो बिजनेस है आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स पे काम करते हैं। जैसे हमने एमरेट के बारे में भी बोला था कि एजेंट्स वगैरह ये काम करते हैं, एजेंट्स वगैरह के वाया काम करते हैं। तो ये जो बिजनेस है अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगेन फोकस कर रहा है उसको बैक अपने एम्प्लॉइज में, तो वहां पे कमीशन नहीं शेयर करना पड़ेगा, तो वहां से भी इनकी कॉस्ट पे कंट्रोल आएगा। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बोले, इस तरह से ये पूरे बिजनेस आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं फेडरल फाइनेंसेस को भी डिस्कस करूंगा, बट सिंस वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं फेडरल फाइनेंसेस को डिस्कस कर लूंगा। तो इस तरह से हमारे एनबीएफसी स्टार्ट हो जाएगा पैरेलली। अभी आपने देखा कि वाड़ी एनर्जीज और विक्रम सरोवर बाकी सभी के रिजल्ट्स आ गए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। उन सभी को हम लोग इस वीकेंड पे या फिर मंडे तक एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, ट्रैक करते रहिए।